Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll talk about attenuation, right? So by attenuation we mean Right, reduction sir. in strength of sound waves. And the strength of sound waves is actually represented by the amplitude. So reduction amplitude of sound wave is called attenuation. साउंड वेव का अटेन्यूएशन जो Right, है sir. वो साउंड वेव के एम्पलीट्यूड में रिडक्शन को attenuation कहते हैं. So how will this reduction amplitude will occur? And continuously reduction in amplitude of sound wave occurs. रूटीन में जब हम देखते हैं तो मतलब भी साउंड वेव का जो है एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज होता है. जैसे कि अगर हम किसी रोड के किनारे खड़े हो तो बहुत सारा शोर जो है गाड़ियों की आवाज़ें आती है. जैसे जैसे हम उससे दूर जाने लगते हैं तो मतलब वो जो साउंड वेव है उसका वो मतलब वो इंटेंसिटी जो है उसकी कम हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता. तो ये एक्चुअली साउंड वेव के एम्पलीट्यूड में जो है रिडक्शन आकर होता है. तो इसी को अटेन्यूएशन कहते हैं. तो जो साउंड वेव का क्योंकि Right, पहले sir. हमने बात की थी कि डेसिबल जो है दैट इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ चेंज. और जो चेंज अकर हो रहा है दैट इज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव जो कि अटेन्यूएशन. सो एक्चुअली वी कैन से दैट द यूनिट ऑफ अटेन्यूएशन इज डेसिबल. तो डेसिबल जो यूनिट है ये अटेन्यूएशन का ही यूनिट है. ठीक. क्योंकि एम्पलीट्यूड में जो है ग्रेजुअली चेंज आकर होता है और इसी चेंज को हम एक्सप्रेस करते हैं अटेन्यूएशन में. मीन कि हम ये कह सकते हैं कि साउंड वेव जहाँ से जो है मतलब सोर्स है जहाँ से जनरेट हो रही है उससे हम जितनी दूर जा रही है तो इसमें कितना जो है मतलब रिडक्शन एम्पलीट्यूड में आकर हो रहा है, कितना जो है डिक्रीज हुआ, कितना चेंज आ गया. सो दैट चेंज कुड बी रिप्रेजेंटेड इन द यूनिट ऑफ डेसिबल. तो इसमें ये था कि डेसिबल यूनिट में हम किसी भी चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो क्वांटिटीज होती थी, इनिशियल क्वांटिटी एंड फाइनल क्वांटिटी. यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होगी और फाइनल क्वांटिटी कम होगी क्योंकि जो है रिडक्शन अकर हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. क्योंकि एटेन्यूएशन का मतलब होता है रिडक्शन या डिक्रीज. तो ये डिक्रीज हो रहा होगा और ये एटेन्यूएशन जो है एटेन्यूएशन का जो डेसिबल में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा के लिए ये वैल्यू जो है नेगेटिव में आएगी. लेकिन ये कि इसको हम नेगेटिव में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि एटेन्यूएशन का मतलब ये होता है कि मतलब रिडक्शन. तो रिडक्शन के साथ हम नेगेटिव साइन फिर लगाने का कोई मतलब ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम एटेन्यूएशन लफ्ज़ यूज़ करेंगे तो इससे मुराद ये है कि मतलब ये जो है रिडक्शन है. तो अगर कहीं भी 30 डेसिबल का अटेन्यूएशन अकर हो रहा है तो मीन के साउंड वेव में रिडक्शन हो रहा है. तो ये तो जब हम इसको डेसिबल यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो -30 डेसिबल जो है कैलकुलेट होगा. पर इसके साथ फिर माइनस साइन जो है मतलब लिखने की या बोलने की ज़रूरत नहीं है. अगर हम ये कहें कि अटेन्यूएशन अकर हो रहा है -30 डेसिबल का तो ये कोई लॉजिकल इतना नहीं है जितना कि हम कहें कि अटेन्यूएशन अकर हो रहा है 30 डेसिबल. Intensity decrease from 100 milliwatt to पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 1 milliwatt पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये रिडक्शन अकर हुआ है. एक्सप्रेस दिस चेंज इन डेसिबल. इसको जो अगर हम डेसिबल में चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास जो है दो क्वांटिटीज होंगी, फाइनल और इनिशियल. हम फाइनल ऊपर लिखते हैं Yes, जो sir. वो हमारे पास इधर जो है मतलब वो 1 है. और इनिशियल जो है हम बाद में इसमें डिनोमिनेटर नीचे लिखते हैं. तो यहाँ पे ये होगा जो अगर इसका हम रेशो बनाते हैं तो दैट विल बी 1/100. तो ये 1/100 जो 100. है इसका जो लॉग है दैट इज -2. तो -2 को जो है हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. इंटेंसिटी में जो है मतलब ये चेंज अकर हुआ है तो दैट विल बी इक्वल टू -20 डेसिबल. ये -20 डेसिबल जो है अटेन्यूएशन अकर हुआ. तो जब हम के साथ ये Right, sir. लिखेंगे कि अटेन्यूएशन है तो फिर निगेटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है. हम सिंपल ये कह सकते हैं कि देयर इज अ रिडक्शन ऑफ or there is attenuation of 20 decibel. सही. Right. uh, there is another example, pulse amplitude. Now this change occur in amplitude changes from 250 pascal to 125 120. मीन कि हाफ हो गया. एम्पलीट्यूड जो है मतलब वो रिड्यूस हो गया बाय अ फैक्टर ऑफ 2. तो जब भी कोई बाय फैक्टर ऑफ 2 चेंज अकर हो जाए तो अगर वो इंटेंसिटी और पावर में हो तो दैट विल बी इक्वल टू 3 डेसिबल. बट in the cases of amplitude and voltage that will be 6 decibel change.
तो ये होगा -6 डेसिबल -6 डेसिबल। लेकिन अगर इसके साथ हम ये लिखेंगे कि देयर इज एन अटेन्यूएशन इन एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, that will be 6 decibel attenuation, right? Here Right, there sir. is another example. Signal voltage changes from 36 microvolt to 9 microvolt. सिग्नल में अब चेंज अकर हुआ है वोल्टेज में, और 36 माइक्रोवोल्ट 9 माइक्रोवोल्ट में आ गया है। तो वोल्टेज में और एम्पलीट्यूड के लिए हम जो है 20 डेसिबल वो इक्वेशन यूज करते हैं। तो ये जो है मतलब इसका बाय फैक्टर ऑफ 2 जो चेंज अकर होता है दैट इज इक्वल टू 6 डेसिबल। तब देखते हैं कि इनिशियली जो है 36 था और फाइनली जो है 9 में आ गया। तो 36 से 9 में कैसे आता है? 36 को जब हाफ किया जाए, ये बाय फैक्टर ऑफ 2 जो है मतलब इसमें रिडक्शन अकर हो जाए, तो 2 1s are 2 and 2 8s are 16। तो जब बाय फैक्टर ऑफ 2 चेंज अकर हो जाए तो ये हो जाएगी 18। अब 18 को जब वो मतलब वन टाइम पे जो है मतलब हम रिड्यूस करेंगे बाय फैक्टर ऑफ 2, सो दैट विल बी। जी अब आवाज आ गई मेरी? So here you can see if here is a change in signal voltage from 36 volt, 36 microvolt to 9 microvolt. So then there will be two-fold decrease in voltage. For example, from 36, one times a decrease by factor of 2 to 18, then that was followed by another decrease by factor of 2, and it will become 9, right? तो एक बार इसमें 6 डेसिबल Right, चेंज sir. आ गया क्योंकि वोल्टेज में चेंज आ रहा है, then that is followed by another change of 6 decibel, so that is equal to 12 डेसिबल। लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है तो -6 डेसिबल तो ये -12 डेसिबल हो गया। लेकिन अगर हम कहते हैं कि वोल्टेज में जो है अटेन्यूएशन अकर हो गया तो then that will be 12 डेसिबल चेंज, राइट? ये इसके आंसर्स आ गए Right, जो sir. अभी हमने इसकी बात की। मैकेनिज्म ऑफ अटेन्यूएशन, so attenuation occur due to absorption of sound wave, reflection of sound wave, and scattering of sound wave. So how absorption of sound wave will occur? The conversion of sound energy into heat energy is actually absorption of sound wave. साउंड वेव एब्जॉर्ब कैसे होंगे? जब भी किसी मीडियम में जो साउंड वेव प्रोपिगेट करते हैं तो मीडियम के जो मतलब रैंडम मोमेंट है वो उसके इंक्रीज होने के साथ जो है साउंड वेव अटेन्यूएट हो जाते हैं। मीडियम में पार्टिकल का जो मोमेंट है साइक्लिक मोमेंट की बजाय रैंडम मोमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में जो है मतलब मूव करना शुरू कर देते हैं। दैट रैंडम मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन द मीडियम इज कॉल्ड हीट एनर्जी। क्योंकि हीट एनर्जी की जब भी हम डिफिनेशन करते हैं तो रैंडम मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन द मीडियम इज कॉल्ड हीट। So the sound wave, the cyclic movement of molecule will be converted into random movement of molecule, and that is heat energy. तो साउंड वेव की प्रोपिगेशन के साथ डिफरेंट मीडियम में जो है साउंड वेव अटेन्यूएट होते हैं with the help of absorption, and absorption mean conversion of cyclic movement of the particle which is brought about by the propagation of sound wave, that will be converted into random movement of molecule, and random movement of molecule of the particle medium is called heat energy. तो एक इसका मैकेनिज्म हो गया, हीट एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो तब जाके अटेन्यूएट हो जाते हैं। अटेन्यूएशन से हमारा मुराद ये है कि ट्रांसड्यूसर से जो साउंड बीम जनरेट हो गया वो आगे जैसे जैसे जा रहे हैं तो मतलब इसके स्ट्रेंथ में, इसके एम्पलीट्यूड में, इसके इंटेंसिटी में, इसके पावर में, इसके वोल्टेज में जो है रिडक्शन अकर हो रहा है। तो यहाँ पे इस रीजन पे अगर हम देखें Right. सोर्स तो इसके जो है मतलब साउंड वेव का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। जितना हम दूर जाएंगे, जैसे कि इधर आ गए, दूर चले गए बीम में, तो साउंड वेव की जो है इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी कैसे कम हो गई? एक थी कि मीडियम में प्रोपिगेशन के साथ साथ जो है साउंड वेव एब्जॉर्प्शन हो गया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, एक तो एब्जॉर्प्शन हुआ। दूसरा जो है रिफ्लेक्शन है, और रिफ्लेक्शन ये कि डिफरेंट रीजन्स पे डिफरेंट रिफ्लेक्टर्स पड़े हुए हैं, सम ऑफ द साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम दोज रिफ्लेक्टर टुवर्ड्स द सोर्स। तो जब ये सोर्स की तरफ जो है इसमें से साउंड वेव रिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो द मेन बीम जो है वो अटेन्यूएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 साउंड वेव्स जो आगे जाके प्रोपिगेट कर रहे थे, और यहीं पे आके यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर पड़ा हुआ है, इनमें से 25 जो है मतलब वो रिफ्लेक्ट हो गई, तो आगे जो है अब 75 रह गई।
तो इसका मतलब ये हुआ कि बीम जो है वो अटेन्यूएट हो गया, में बीम का जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो गया। राइट, आवाज आ रही मेरी? राइट राइट सर, राइट। जी हाँ, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट जो इसका मैकेनिज्म है दैट इज स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मीन प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इन डिफरेंट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल ये मेन बीम है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर इसमें से कोई साउंड वेव जो है अपने मतलब कोई चंद एक जो है साउंड वेव ऐसे हो जो कि अपने पाथ को चेंज करके इस डायरेक्शन में जाना शुरू कर दे, या इस डायरेक्शन में जाना शुरू कर दे, या इस डायरेक्शन में जाना शुरू कर दे, तो ये जो इसका पाथ में चेंज अगर हो रहा है तो इसके थ्रू भी मेन बीम जो है मतलब वो रिड्यूस हो रहा है। अब एब्जॉर्प्शन में और स्कैटरिंग में फर्क क्या है कि स्कैटरिंग में तो मतलब एक मालिकुलर मोमेंट जो बिल्कुल रैंडम मोमेंट है, उसमें तो ये कि कोई डायरेक्शन मालिक्यूल का नहीं पता कि किस तरफ जा रहा है, सिर्फ हीट एनर्जी इंक्रीज होगी। लेकिन ये कि यहाँ पे क्या होगा स्कैटरिंग में कि जो मेन बीम है उससे जो है मतलब कोई और सिग्नल्स बने, उससे जो है मतलब एनर्जी इस डायरेक्शन में जाने लगी, और ये अब साइक्लिक मोमेंट होगा, डायरेक्शनल मोमेंट होगा। तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में या एनर्जी इस डायरेक्शन में जा रही है या इस डायरेक्शन में जा रही है। तो जो स्कैटरिंग है इसमें जो है मतलब डायरेक्शनल मोमेंट होगा, और जो एब्जॉर्प्शन है उसमें नॉन डायरेक्शनल जो है मतलब मोमेंट होते हैं, और जस्ट पार्टिकल का मोमेंट इंक्रीज होता है, लेकिन एक ही वो साउंड एनर्जी नहीं होती है, ये एक्चुअली साउंड एनर्जी है। इसमें मेन बीम जो जा रही है, राइट सर। मेन बीम से हट के और भी छोटे छोटे बीम्स बन गए और उसका डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है, तो इसीलिए मेन बीम जो है उसकी इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो गई। तो अब हमारे पास एब्जॉर्प्शन जो है अब 3 मैकेनिज्म से जो है अकर हो रहा है, वो इसमें सॉरी अटेन्यूएशन, तो अटेन्यूएशन 3 मैकेनिज्म से अकर हो रहा है, एब्जॉर्प्शन है, इसमें रिफ्लेक्शन है और इसमें स्कैटरिंग है। ठीक, तो तीनों जो है मैंने आपको बता दिए। अब कौन से फैक्टर्स है जो राइट अटेन्यूएशन को इफेक्ट करते हैं? देयर आर टू फैक्टर्स दैट इफेक्ट अटेन्यूएशन एंड दीज आर मीडियम एंड फ्रीक्वेंसी। तो अगर साउंड वेव जो है मीडियम में जितनी दूर जा रही है तो इतना अटेन्यूएशन ज्यादा कर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मीडियम भी अटेन्यूएशन को काज करता है। दूसरी बात ये कि फ्रीक्वेंसी है, अगर जो जो सोर्स है वो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा बना रही है तो हाई फ्रीक्वेंसी मीन लो एम्पलीट्यूड, साउंड वेव पहले से वीक है तो वो जल्दी भी मजीद वीक हो जाएंगे। और अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो लो है तो मतलब ये होगा कि साउंड वेव जो है उसकी इंटेंसिटी या उसकी जो स्ट्रेंथ है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एन पर ज्यादा है, तो इसमें अटेन्यूएशन ज्यादा नहीं होगी। दोनों जो फैक्टर है दैट इफेक्ट अटेन्यूएशन डायरेक्टली। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के साथ अटेन्यूएशन ज्यादा होता है। मीडियम जो है मतलब वो बढ़ने के मीन के मीडियम में साउंड वेव के आगे बढ़ने के साथ जितनी ज्यादा आगे बढ़े इतना अटेन्यूएशन ज्यादा कर होगा। मीन के अगर 1 सेंटीमीटर है तो कम अटेन्यूएशन होगा, 2 सेंटीमीटर पे ज्यादा अटेन्यूएशन होगा, 3 पे और ज्यादा होगा। जितना जो है मीडियम में आगे साउंड वेव प्रोपगेट करते हैं इतना अटेन्यूएशन ज्यादा करो रहे हैं। एक तो ये मीडियम जो है साउंड वेव इस तरीके से अटेन्यूएशन को इफेक्ट करता है। दूसरा ये कि डिफरेंट मालिक्यूल डिफरेंट मीडियम में मालिकुलर अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, तो इसीलिए डिफरेंट मीडियम अटेन्यूएट साउंड वेव डिफरेंटली। दैट्स व्हाई different medium have been categorized into 3 categories on the basis of attenuation. Just for example, highly attenuating medium, average attenuating medium and low attenuating। तो जो हाई अटेन्यूएटिंग मीडियम है उसमें जैसे आपको पता है कि बोन है, कोई सर्जिकल क्लेप्स है, कोई मेटेलिक स्ट्रक्चर्स है, और जो लो अटेन्यूएटिंग मीडियम्स है उसमें फ्लूइड्स है, और जो एवरेज अटेन्यूएटिंग मीडियम है वो है सॉफ्ट टिश्यूज। तो डिफरेंट मीडियम में साउंड वेव जो है मतलब वो डिफरेंटली अटेन्यूएट करते हैं, इसलिए मीडियम को कैटेगराइज किया हो गया है 3 मतलब वो ग्रुप्स में। अच्छा, अब हम जब ये बात करते हैं कि अटेन्यूएशन अकर हो रहा है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कोई न्यूमेरिकली कोई मतलब कितना अटेन्यूएशन अकर होगा अगर साउंड वेव जो प्रोपगेट कर रहे हैं मीडियम में, तो ये हमें पता चलेगा अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट से। तो अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट होता क्या है? the amount of attenuation that occur when sound wave propagate in a medium at a distance of 1 centimeter if the sound frequency is kept 1 megahertz constant।
तो सॉफ्ट टिश्यू में अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे है 0.5 डेसिबल। अगर 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर हो जाए तो सॉफ्ट टिश्यू में इसमें अटेन्यूएशन होगा अकर होगा। सर आवाज में डिस्टॉर्शन आ गई है। अच्छा, जी अब आवाज आ गई। जी सर आ गई है। हाँ वो अनफॉर्चुनेटली ना बस। This meeting is being recorded. तो मैं आपको अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट के बारे में बता रहा था, शेयर हो रहा है ना? जी सर हो रही है। हाँ, तो मैं अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट की बात कर रहा था कि हमें ये भी पता हो कि मतलब किस रेट से जो है अटेन्यूएशन अकर हो रहा है। तो मतलब अगर 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जितना अटेन्यूएशन अकर होता है तो इसको अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट कहते हैं। तो अगर हम 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट रखें, क्योंकि अटेन्यूएशन तो डिस्टेंस पे भी डिपेंडेंट है लेकिन ये फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंडेंट है, दोनों चीज़ों पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए अगर हम 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखें और साउंड वेव जो सॉफ्ट टिश्यू में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करे तो 0.5 डेसिबल का जो है अटेन्यूएशन अकर होगा। तो इसको सॉफ्ट टिश्यू में अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट कहते हैं। अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट सॉफ्ट में 0.5 डेसिबल पर सेंटीमीटर पर मेगाहर्ट्ज है। ठीक हो गया? राइट सर। अच्छा, तो अब हमारे पास अटेन्यूएशन के लिए जो है फार्मूला बहुत सिंपल, अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। अगर हमें अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट को पता हो, क्योंकि अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट तो एक्चुअली एक रेट है, और हमें डिस्टेंस का पता हो तो हम उसी डिस्टेंस के लिए जो अटेन्यूएशन बता सकते हैं कि कितना अटेन्यूएशन अकर हो चुका होगा। और ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की इक्वेशन कर सकते हैं। ये स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस सर। अटेन्यूएशन इज इक्वल टू अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो यस सर। अगर हम मालूम करना चाहते हैं कि 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कितना अटेन्यूएशन अकर हो चुका होगा तो इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हम इसको कर सकते हैं कि हमें पता हो कि 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के लिए सॉफ्ट टिश्यू में अगर अटेन्यूएशन होता है 0.5 डेसिबल तो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अटेन्यूएशन कितना अकर होगा, तो दैट विल बी फॉर एग्जांपल x. So we will apply cross multiplication, and then x multiplied by 1, 5 multiplied by 0.5, and that will be equal to 0.5 multiplied by 5 is equal to 2.5. So ये 2.5 राइट सर। डेसिबल जो है मतलब ये अटेन्यूएशन होगा। ठीक हो गया? अब कैलकुलेट, ये हमें एक एग्जांपल दिया है, कैलकुलेट टोटल अटेन्यूएशन if the attenuation coefficient is 3 decibel per centimeter and path length is 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर जो है मतलब डिस्टेंस पे हम अटेन्यूएशन मालूम करना चाहते हैं, जो कि अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट हमें पहले दिया हुआ है। तो अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट तो सॉफ्ट टिश्यू के लिए हमने ये बात की थी कि 0.5 डेसिबल है अगर फ्रीक्वेंसी जो है 1 मेगाहर्ट्ज हो और डिस्टेंस जो है 1 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट हमें दिया हुआ है कि 3 डेसिबल अटेन्यूएशन है, और 3 डेसिबल अटेन्यूएशन जो है 8 सेंटीमीटर के मीन के 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कितना होगा। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर पे अटेन्यूएशन अकर हो रहा है 5 डेसिबल, तो 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कितना अटेन्यूएशन अकर होगा। तो क्रॉस इक्वेशन से इसको हमने कर दिया, 8 multiplied by 5 that will be equal to 24 decibel. तो ये 24 डेसिबल जो हमारे पास हो गया। There is another example. A sound beam attenuated 12 decibel over a distance of 4 centimeter. What is the attenuation coefficient? अब यहाँ पे हमसे attenuation coefficient मांग रही है। तो जब attenuation coefficient तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर पे होता है, तो जब 12 डेसिबल जो है अटेन्यूएशन अकर हुआ है और डिस्टेंस जो है वो कवर हुआ है 4 सेंटीमीटर का, तो अब हम 1 सेंटीमीटर के लिए मालूम करना चाहते हैं, दैट विल बी अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट। तो ये हमें नहीं पता, ये मालूम करना चाह रही है। तो x मल्टीप्लाइड बाय 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो x मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो यहाँ पे 4 जो है मल्टीप्लिकेशन में हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवीजन में हो जाएगा। तो x विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4। 12 को जो हम 3 पे डिवाइड कर देंगे दैट विल बी इक्वल टू 3 डेसिबल। तो ये हमारे पास जो है मतलब इसका पर सेंटीमीटर जो है
कितना अटेन्यूएशन अकर हो रहा होगा, 3 डेसिबल। तो ये कोएफिशिएंट हमारे पास आ गया पर सेंटीमीटर जो है 3 डेसिबल अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट, अटेन्यूएशन अकर हो रहा है, जो कि कोएफिशिएंट है। हमारे पास एक थर्ड एग्जांपल आ गया जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। Right. What's the total attenuation to an 8 megahertz pulse after traveling through 5 centimeter in soft tissue? 8 megahertz जो है मतलब फ्रीक्वेंसी है और 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ, तो ये कह रहे हैं कि सॉफ्ट टिश्यू में अटेन्यूएशन कितना होगा। तो हमें पता है कि अगर ये फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज होती सॉफ्ट टिश्यू में और 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर होता इंस्टेड ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो 1 मतलब हमारे पास 0.5 डेसिबल अटेन्यूएशन अकर होना था 1 सेंटीमीटर के लिए। Yes, 1 sir. सेंटीमीटर के लिए 0.5 डेसिबल अकर होना था अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो हाँ 1 मेगाहर्ट्ज होती, 8 मेगाहर्ट्ज न होती। तो हम एज्यूम करते हैं कि इस वक्त हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज ही नहीं हुई, सिर्फ डिस्टेंस जो है वो चेंज हो गया। तो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कितना अटेन्यूएशन अकर होगा, तो अगेन विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 विद 0.5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.5। लेकिन हमने एज्यूम किया हुआ था कि फ्रीक्वेंसी जो है 1 मेगाहर्ट्ज है, ये 8 मेगाहर्ट्ज नहीं है। तो ये 1 मेगाहर्ट्ज क्या करोगे तो 8 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे कितना होगा, तो अगेन विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हम अब इस वक्त जो है 8 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को जब हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 20 डेसिबल। तो ये अब हमने ना एक बार जो है हमने डिस्टेंस के लिए कैलकुलेट किया, दूसरी बार हमने फ्रीक्वेंसी के लिए कैलकुलेट किया, हमारे पास 20 डेसिबल का अटेन्यूएशन अकर हो गया। अब अटेन्यूएशन का इमेज पे क्या इफेक्ट है, इतना तो हमें पता चल गया कि जब साउंड वेव जो है फॉर एग्जांपल सॉफ्ट जो लीवर है, हमने ट्रांसड्यूसर इधर रखा हुआ है, जब साउंड वेव जो है आगे प्रोपिगेट कर रही है, तो अगर फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज हो, जो कि 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हम अल्ट्रासाउंड में नहीं यूज करते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी हम, लेकिन एज्यूम कर ले कि 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, जब साउंड वेव जो है सॉफ्ट टिश्यू में ट्रेवल करते हैं, फॉर एग्जांपल इसने 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो 10 सेंटीमीटर पे जो है अटेन्यूएशन कितना हो चुका होगा, तो 1 सेंटीमीटर पे जो है 0.5 डेसिबल का अटेन्यूएशन अकर हो रहा है, तो 10 सेंटीमीटर पे जो है 5 डेसिबल का अटेन्यूएशन अकर हो जाएगा। लेकिन ये तो हम 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी Yes, के लिए sir. कर रहे हैं, 1 मेगाहर्ट्ज तो हम फ्रीक्वेंसी यूज नहीं कर रहे, तो हम तो एटलीस्ट जो है अगर हम 4 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं 1 की बजाय, 4 को जो हम 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 20 डेसिबल। ये तो बहुत ज्यादा जो है ह्यूज अटेन्यूएशन अकर हो गया। 20 डेसिबल से मुराद ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पे ट्रांसड्यूसर, जिस वक्त ट्रांसड्यूसर साउंड वेव जनरेट कर रही है, तो इस वक्त अगर साउंड की इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी जो है ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल ये 100, तो यहाँ पे इस रीजन पे 1 हो जाएगी, तो दैट विल बी इक्वल टू 20 डेसिबल, क्योंकि 100 इसके लिए अगर हम जो है मतलब वो क्रिएट करना चाहते हैं रेशो 1/100 हो जाएगा, और 100 का जो लॉग है दैट इज इक्वल टू 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 20। तो ये 20 डेसिबल का अटेन्यूएशन जो है ये ऐसा है कि अगर हमारे पास ट्रांसड्यूसर जिस वक्त जो है साउंड वेव जनरेट कर रही हो 100 इसका जो है इंटेंसिटी हो, और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 100 की बजाय 1 हो जाए, तो ना आई मीन कि 100 टाइम्स जो है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सॉफ्ट टिश्यू में अटेन्यूएशन अकर हो गया। तो ये तो बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस आ गया। तो अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड जो है हमारे पास तो डिफरेंट स्ट्रक्चर की कोजेनिसिटी रिप्रेजेंट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि 1 जब एम्पलीट्यूड जो है ट्रांसड्यूसर रिसीव करे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से, तो ये जो है इसका ब्राइटनेस बहुत ज्यादा कम हो गया एज कम्पेयर टू echoes coming from the superficial part near to the transducer, जो कि इसका जो है इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, इसका ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि ये सुपरफिशियल पार्ट जो है ये बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आएगा और ये डीप पार्ट जो है बिल्कुल डार्क नजर आएगा। और इसी डार्क और ब्राइटनेस की बेस पे यानी कि कोजेनिसिटी की बेस पे तो हम पैथोलॉजी डायग्नोज करना चाहते हैं, तो वो तो फिर हम नहीं कर सकेंगे। तो इसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए ताकि Yes, sir. सुपरफिशियल और डीप जो है एक जैसे हो जाए, तो इसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए जो नोब यूज करते हैं उसको कहते हैं TGC, टाइम गेन कंपेंसेशन। So with the help of TGC we can compensate the attenuation. तो TGC जो हम यूज करते हैं
उसका ये काम होता है कि इसने डीप और सुपरफिशियल को हमें एक जैसा नजर दिखाना है। फॉर एग्जांपल हमने ये लीवर को देखा और हम 10 सेंटीमीटर यस के डेप्थ तक जा रही है तो साउंड वेव का अटेन्युएशन अकर हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे स्लाइडिंग नोब्स होते हैं ये वाली, ठीक है ना। तो स्लाइडिंग नोब्स जो है इसका हम जो कर्व है ऐसे रखते हैं कि ये सुपरफिशियल सबसे ऊपर वाला नोब हो गया, ये सेकंड नंबर पे हो गया, ये थर्ड नंबर पे हो गया, ये नीचे वाला हो गया, ये और भी नीचे हो गया, ये इससे भी नीचे हो गया। तो आप अगर अपनी मशीन में देख लोगे तो इसमें आपने कर्व ऐसा रखा होगा। ये कर्व ऐसे इसलिए रखा हुआ है कि इसी स्लाइडिंग नोब को जितना हम जो है टूवर्ड्स राइट लेके जा रहे हैं तो इतना ज्यादा टिश्यू को कंपेंसेट कर रही है। तो ये जो सुपरफिशियल नोब है ये हमारे पास ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड वाला नोब जो है ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थर्ड वाला ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो स्क्रीन है हॉरिजॉन्टली ये जो स्लाइडिंग नोब्स है हमारे पास इस किस्म का जो है कर्व जो है मतलब हम टीजीसी का बना देते हैं कि डीप वाली जो मतलब स्ट्रक्चर्स है उसको ज्यादा कंपेंसेशन की जरूरत होती है और सुपरफिशियल के जो है कम कंपेंसेशन की जरूरत होती है। तो इसको कम कंपेंसेट किया कि डीप को ज्यादा कंपेंसेट किया गया। अब ये जो टीजीसी है इसको टीजीसी इसलिए कहते हैं कि टाइम गेन कंपेंसेशन। जो इकोज आने में ज्यादा देर लगाते हैं मीन गो रिटर्न टाइम जिसका ज्यादा होता है तो उनको ज्यादा कंपेंसेट किया जाए। जो सुपरफिशियल से आती है तो उसके जो है गो रिटर्न टाइम कम होता है तो उसको कम कंपेंसेट किया जाता है। तो इसको इसलिए टीजीसी कहते हैं। इसको डीजीसी भी कहते हैं, डेप्थ गेन कंपेंसेशन। यानी कि जो इको जितने ज्यादा डेप्थ से आते हैं उसको ज्यादा कंपेंसेट किए जाते हैं और जो कम डेप्थ से आते हैं तो उसको कम कंपेंसेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द अटेन्युएशन। तो अटेन्युएशन जो है ये टिश्यू को ऐसे इफेक्ट करते हैं और टीजीसी के साथ इस तरीके से इसको कंपेंसेट किया जाता है। तो अगर हमारे पास फैटी लीवर हो तो फैटी लीवर जो है हम लीवर की फैटनेस को जो है मतलब हम इस तरह कैटेगराइज भी करते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट एंड सेवियर। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि डायफ्राम हमारे पास नजर आ रहे हैं कि नहीं, इसके अंदर जो मतलब वास्कुलेचर है वो सही नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहा। तो ये इस तरह होता है कि मतलब जितना ज्यादा फैटी लीवर होता है इतना ज्यादा इसमें अटेन्युएशन ज्यादा आकर होता है और अटेन्युएशन जितना ज्यादा कर हो रहा हो तो साउंड वेव दूर तक नहीं जा सकते और डीप स्ट्रक्चर जो है हमें फिर नजर नहीं आते। तो लीवर पे भी इसका इफेक्ट है। यस द सेम वे एयर जो है ये हाईली अटेन्युएटिंग स्ट्रक्चर है। तो जहाँ पे हमें मतलब इंटेस्टाइन में गैसेस नजर आ जाए तो वही पे ज्यादा अटेन्युएशन आकर होते हैं और साउंड वेव इसमें ट्रेवल नहीं कर सकते, इसलिए वो खुद ब्राइट नजर आते हैं और इसकी पोस्टीरियरली जो है हमें शेडो नजर आते हैं। द सेम वे बोन में बहुत ज्यादा अटेन्युएशन अकर होते हैं तो बोन में जो है बोन भी बिल्कुल ब्राइट नजर आते हैं। उसका जो कॉर्टिकल पार्ट है और जितनी साउंड है इसके अंदर चले जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अटेन्युएट हो जाते हैं। तो इसके बोन के पोस्टीरियर भी हमें कोई चीज नजर नहीं आता। तो इसलिए गैसेस और बोन जो है ये ये साउंड वेव के लिए मतलब ये लिमिटिंग फैक्टर्स है। अल्ट्रासाउंड के जरिए हम इसलिए अल्ट्रा बोन का और एयर में इनके इंटेस्टाइन के जो है अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते। जो फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर होते हैं तो इसमें अटेन्युएशन कम से कम होते हैं, इसलिए हम यूरिनरी ब्लैडर फुल करा देते हैं ताकि यूट्रस जो है अच्छी तरीके से देख सके। क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर फुल होने के साथ जो है वो जो इंटेस्टाइन है वो ऊपर की तरफ पुश हो जाती है और यूरिनरी ब्लैडर पूरी जो है मतलब यूट्रस के ऊपर जो है फैल जाता है। साउंड वेव का अटेन्युएशन कम से कम होता है, यूट्रस हमें अच्छा नजर आता है। द सेम में प्रोस्टेट को भी देखने के लिए हम जो है यूरिनरी ब्लैडर जो टू सम एक्सटेंट फुल करा देते हैं ताकि प्रोस्टेट अच्छी तरीके से हम देख सके। फॉर एग्जांपल हमारे This पास meeting is being recorded. कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है तो वो सॉलिड स्ट्रक्चर जो है मतलब फॉर एग्जांपल ये लीवर है, लीवर के अंदर हमारे पास ये सॉलिड स्ट्रक्चर आ गया और हमने ट्रांसड्यूसर इधर रखा, साउंड वेव मतलब यहाँ से जनरेट होना शुरू हो गई, आगे प्रोपिगेट कर रही है। तो इसमें जो अटेन्युएशन आकर हो रहा है तो वही जो है सॉफ्ट टिश्यू का अटेन्युएशन कोएफिशिएंट है जो आपको पता है कि 0.5 डेसिबल पर सेंटीमीटर पर मेगाहर्ट्ज। लेकिन यस सर जब ये सिस्टिक स्ट्रक्चर तक पहुंच गई, ये हम एक लेते हैं लेवल 1, ठीक है, ये लेवल 1 हो गया। तो यस जो लेवल 1 तक राइट सर साउंड वेव पहुंच रही है तो उसमें एक जैसा 0.5 डेसिबल पर सेंटीमीटर पर मेगाहर्ट्ज के अटेन्युएशन कोएफिशिएंट पे जो है मतलब अटेन्युएशन हो रहा था। लेकिन जब इस रीजन पे पहुंचे
तो ये सिस्टिक स्ट्रक्चर है। सिस्टिक स्ट्रक्चर में किसी किस्म का अटेन्यूएशन नहीं होता या बहुत कम अटेन्यूएशन होता है, तो इसलिए इसमें जो साउंड वेव जो है पास हो रही है, इसको क्या कहा जाता है, थ्रू ट्रांसमिशन। तो इसमें जो है थ्रू ट्रांसमिशन हो गया, ठीक। राइट और जो साइडों पे जो मतलब यहाँ पे अटेन्यूएशन अकर हो रहे हो, तो मतलब कंटिन्यूसली वही 0.5 डेसिबल पर सेंटीमीटर पर मेगाहर्ट्ज के कोएफिशिएंट से जो है अटेन्यूएशन अकर होगा। तो यहाँ पे जो साउंड वेव पहुंची है, स्ट्रांग पहुंची, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, और ये जो इस रीजन पे साउंड वेव दोनों साइडों पे सिस्टिक स्ट्रक्चर की जो पहुंची, तो ये वीक हो चुकी है क्योंकि इसमें जो है अटेन्यूएशन ज्यादा हुआ है। तो यहाँ पे अगर इन्हीं रीजन से साउंड वेव जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, और यहाँ से भी एडजेसेंट रीजन से साउंड वेव रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड साउंड वेव की जो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा क्योंकि इसमें अटेन्यूएशन कम आकर हुआ है। और जो एडजेसेंट रीजन में जो साउंड वेव राइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इसमें अटेन्यूएशन ज्यादा हुआ है, तो ये मतलब इसके जो है एम्पलीट्यूड कम होगा। तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स अगर यहाँ पे और यहाँ पे एक जैसे स्ट्रक्चर पड़े हुए है, लेकिन इधर से जाने वाली साउंड वेव जो इसका एम्पलीट्यूड कम है एज कम्पेयर टू इकोज फ्रॉम दिस रीजन। तो ये वाला एरिया जो है ब्राइट नजर आएगा, ये डार्क नजर आएगा, और हमें यहाँ पे एकॉस्टिक एनहांसमेंट मिलेगा, ये वाला, ठीक है। तो ये जो सिस्टिक स्ट्रक्चर का जो एनहांसमेंट बनता है, दैट इज ड्यू टू लो अटेन्यूएशन। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है सेम वे लीवर है, और लीवर के अंदर अब इस वक्त जो स्ट्रक्चर है वो है सॉलिड, हाईली अटेन्यूएटिंग स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमने ट्रांसड्यूसर इधर रखा, साउंड वेव जो जनरेट हो गई और मतलब ऐसे प्रोपिगेट कर रही है। तो जब साउंड वेव इसमें ऐसे प्रोपिगेट कर रहे हैं यहाँ तक, तो अब अगेन जो है यहाँ पे जो साउंड वेव जनरेट होना शुरू हो गई। यस सर तो ये जो साउंड वेव लेवल 1 तक आ रही थी, तो मतलब इसमें अगेन जो है 0.5 डेसिबल पर सेंटीमीटर पर मेगाहर्ट्ज की कोएफिशिएंट से जो है मतलब इसमें अटेन्यूएशन हो रहा था। तो इस रीजन में जो है अटेन्यूएशन वही कोएफिशिएंट है, लेकिन जो सॉलिड स्ट्रक्चर है अब इसमें अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट बढ़ गया, इसमें ज्यादा अटेन्यूएशन हो रहा है। तो ज्यादा अटेन्यूएशन होने की वजह से जो यहाँ तक साउंड वेव पहुंचे, तो ज्यादा अटेन्यूएट हो गई, उसका एम्पलीट्यूड कम हो गया एज कम्पेयर टू दीज साउंड वेव्स। तो इस रीजन से और इस रीजन से जब साउंड वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएंगे, तो ये अगेन इसी सॉलिड स्ट्रक्चर से हाईली अटेन्यूएटिंग स्ट्रक्चर से जो पास की होकर ट्रांसड्यूसर की तरफ पहुंच रही है, तो ये ज्यादा अटेन्यूएट हो गई है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा कम हो गई है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर। तो ये एरिया जो है ये अब ब्राइट नजर आएगा और वो डार्क पोस्टीरियर टू सॉलिड स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हमें शेडो अब नजर आएगा। तो जो हाईली अटेन्यूएटिंग स्ट्रक्चर है, इसका शेडो और लो अटेन्यूएटिंग स्ट्रक्चर का एनहांसमेंट जो है इस तरीके से बनते हैं। तो ये जो अटेन्यूएशन है, इसको तो हमारे लिए बड़ा फायदा भी है एक लिहाज से कि हम सॉलिड और स्ट्रक्चर इनके थ्रू एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो कि सिस्टिक स्ट्रक्चर का पोस्टीरियर जो एकॉस्टिक एनहांसमेंट होता है और सॉलिड स्ट्रक्चर का पोस्टीरियर जो एकॉस्टिक शेडो होता है।